अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कंडीशन के बारे में जिसमें जो फेस की स्किन होती है उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, जिसको हम मिलाज़मा कहते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मिलाज़मा होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके मेन काजेज़ क्या है और आपने क्या करना है कि आपको ये कंडीशन ना हो। मतलब ये है कि प्रिवेंटिव मेजर कौन से अडॉप्ट करने और आखिर में कि आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन से अवेलेबल है, कौन से ऐसे मेडिसिन है या कौन से ऐसे प्रोसीजर है जिनको करके आप इससे ख़त्म कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात कि मिलाज़मा होता क्या है। असल में जो हमारी स्किन है इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये डिफरेंट सेल से बना होता है। उनमें एक सेल टाइप है जिसको हम मेलानोसाइट कहते हैं। मेलानोसाइट का काम ये है कि वो एक केमिकल को रिलीज़ करते हैं जिसको हम मेलानिन कहते हैं, और मेलानिन हमारे स्किन को कलर दे देता है। तो अगर किसी में मेलानोसाइट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो मेलानिन को ज़्यादा बनाते हैं, तो उनमें जो उनकी स्किन का कलर होगा वो बहुत ज़्यादा डार्क होगा, डार्क ब्राउन कलर उनका होगा। इसके बरक्स अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनमें मेलानोसाइट ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मतलब कम मेलानिन बना रही है, तो उनके स्किन का कलर लाइट होगा। ठीक है, तो ये मेलानोसाइट का नॉर्मल फंक्शन है। तो अगर किसी बंदे में किसी भी वजह से मेलानोसाइट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए और बहुत ज़्यादा मेलानिन बनाने लग जाए, तो फिर उनके स्किन का कलर डार्क हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये डार्कनिंग हमारे पास उनके फेस पे आ जाए या अननेसेसरी, मतलब उनके फोरहेड पर आ जाए या लिप्स के ऊपर वाले हिस्से पर आ जाए, तो फिर इनसे मिलाज़मा बन जाते हैं। इनको हम मिलाज़मा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी मतलब इसका मैकेनिज़्म कि ये बनते कैसे। अच्छा, अब ये जो मिलाज़मा है, ये स्पेशली यंग एज में होता है, मतलब 25 से 45 ईयर्स तक के एज में हो जाता है। ठीक है, और उनमें भी 90% ये फीमेल में होता है और सिर्फ 10% केसेस में ये मेल में हो जाता है। ठीक है, जितनी भी फीमेल्स है उनमें 20 to 40% ऐसी फीमेल है कि ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा तो सबको हो ही जाता है। मतलब ये इतना कॉमन कंडीशन है। ठीक है, तो इसका ये पैथोफिजियोलॉजी है, इसके कुछ डेमोग्राफिक्स हो गए। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों है, इसकी काज क्या है। अगर हम एग्जैक्ट काज की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट काज अननोन है। हमारे पास ऐसी कोई काज नहीं है कि जिसको हम एट्रीब्यूट करें कि हाँ मिलाजमा इस वजह से होता है। लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करके मिलाजमा को बना देते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी काज मल्टी फैक्टोरियल है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये होता है। जो सबसे पहली बात है वो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अगर जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाए, स्पेशली फीमेल में, अगर इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाए, तो उनका काम ये होता है कि जो फेस की स्किन है वहाँ पर इनकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये वहाँ पर जाकर एक्ट करते हैं और वहाँ के मेलानोसाइट को स्टिमुलेट कर देते हैं और फिर वो मेलानिन बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से उधर मिलाजमा आ जाता है। अ, इसकी एविडेंस हमारे पास ये है कि जो फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती है या जिनको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उनमें ये मिलाजमा के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ही होते हैं और प्रेगनेंसी में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। तो इससे हम ये एविडेंस मिलता है कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जो प्रेगनेंसी में होता है तो उसको हम कोलेज़्मा भी कहते हैं या प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी ये हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और उनकी वजह से वो मेलानोसाइट पर एक्ट करते हैं और वहाँ से मेलानिन रिलीज़ करवा देते हैं। तो ये स्किन उनकी मतलब डार्क हो जाती है और मेलाज़मा बन जाते हैं, जिसको हम खुलाज़मा कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास काज़ है। जो इसकी दूसरी काज़ है वो इसका जेनेटिक भी है, कि अगर किसी फीमेल की फैमिली में, मतलब उसकी बहन को, उसकी माँ को या उसकी नानी को, किसी को भी ये मिलाज़मा हुआ हो पहले, तो इस बंदे में भी इसका चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जेनेटिक का इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। और जो एक प्रिवेंटेबल है वो है सन एक्सपोजर, कि अगर किसी बंदे का सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो उन एक्सपोज एरिया में भी मेलानोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं और मेलानिन को ज़्यादा रिलीज़ करके उस जगह को डार्क बना देते हैं। तो सन एक्सपोजर का भी इसमें रोल है। अच्छा, इसके अलावा एक मिथ मशहूर है कि कुछ डाइट ऐसी है जिसकी वजह से ये मेलाज़मा हो जाते हैं। तो साइंटिफिकली ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि जिसके बेस पर हम कह सकें कि हाँ इस डाइट की वजह से मेलाज़मा होता है, लिहाजा डाइट का कोई एसोसिएशन इसके साथ नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी है जिनका एसोसिएशन मिलाज़मा के साथ हो सकते हैं। नंबर 1, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज़्म है, तो हाइपोथायराइडिज़्म के कुछ लोगों में मिलाज़मा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसको हाइपोथायराइडिज़्म को हर किसी को मिलाज़मा होगा, लेकिन कुछ केसेज़ में मिलाज़मा हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को विटामिन डी 3 की डिफ़िशियंसी है, तो विटामिन डी 3 की डिफ़िशियंसी के केस में भी ये मिलाज़मा हो सकता है। कुछ केसेज़ में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को हम मेडिसिन पे डाल देते हैं। अगर इसको मिलाज़मा है और हम उसको मिलाज़मा की ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो वो ट्रीटमेंट की वजह से उसका मिलाज़मा और भी बढ़ जाता है। तो कुछ ड्रग्स की वजह से होता है, और वो तब होता है अगर बंदा को हाइपर सेंसिटिविटी हो उस ड्रग के खिलाफ, मतलब उससे उस बंदे को उस ड्रग से एलर्जी हो। तो अगर वो उसको अपने चेहरे पर लगाएगा तो उससे अनवांटेड रिएक्शन पैदा होगा और वो जो पिगमेंटेशन स्किन की हुई है वो और भी बढ़ जाएगी, तो इससे मिलाज़मा बढ़ता है। तो ये 3 हमारे इसके साथ एसोसिएशन है कि इसकी वजह से ये मिलाज़मा हो सकता है। बाकी डाइट का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की।
इसकी टाइप्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फिर ट्रीटमेंट को डिसाइड कर देता है। तो हमारे पास मेनली इसके दो टाइप्स है, एक को हम एपिडर्मल कहते हैं मिलाजमा, दूसरी को कहते हैं डर्मल मिलाजमा। एपिडर्मल जो स्किन के ऊपर वाली लेयर होती है, अगर हम स्किन को देखें तो हम इसको लेयर्स में डिवाइड करते हैं, एक ऊपर वाली लेयर है, एक नीचे वाली है। जो ऊपर वाली है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो अगर उस जगह पर मेलेनोसाइट इस मेलानिन को ज़्यादा बनाते हो और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो फिर उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल मिलाजमा या एपिडर्मल मिलाजमा। लेकिन अगर नीचे वाली लेयर में हो, जिसको हम डर्मस कहते हैं, तो फिर हम उसको डीप मिलाजमा या डर्मल मिलाजमा कहते हैं। तो ये इसके हमारे पास टाइप्स है। अच्छा, अब इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो इसका जो मेन डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल है। मतलब हम देख कर इस बता सकते हैं कि ये मेलाजमा है, ये सुपरफिशियल है, ये डीप है। लेकिन इसके एसोसिएशन के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, जैसे हमने हाइपोथायराइडिज्म की बात की या हमने विटामिन D3 डिफिशियंसी की बात की, तो उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम कंफर्मेशन के लिए एक एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको हम वुड लैंप एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसमें एक लाइट को हम चेहरे के ऊपर थ्रो कर देते हैं, जहाँ पर पिगमेंटेशन हुई है हम उसके ऊपर लाइट डाल देते हैं, तो उसे हमें पता चल जाता है कि ये सुपरफिशियल है या डीप है। क्योंकि जो सुपरफिशियल मिलाजमा है उसमें स्किन का कलर ब्राउन होता है, ठीक है, और जो डीप मिलाजमा है उसका कलर ग्रेश होता है। तो हमें एग्जामिनेशन से भी पता चल जाता है कि ये सुपरफिशियल या डीप है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम कभी कभार वुड लिम्स एग्जामिनेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशन हो गई। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है, जैसे शुरू में मैंने बता दिया कि ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, ये रिकरेंट भी है और मल्टीफैक्टोरियल भी है। इसलिए इसको ठीक करना कोई आसान काम नहीं है, थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। इसका इलाज इतना आसानी से नहीं होता। इसलिए इसके इलाज करने से पहले आपने कुछ बातों को जहन में रख देना है कि आपने कुछ काम करने हैं। सबसे पहली बात कि आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, अपनी तरफ से कोई दवाई इस पर नहीं लगानी, न इसके लिए कोई दवाई लेनी है। दूसरी नंबर पर आपने गूगल से इसकी दवाई नहीं लेनी, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि नेट पर सर्च करके देख लेते हैं और फिर उनसे उस हिसाब से मेडिसिन लेके इस्तेमाल कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है, आपने लंबे अरसे तक दवाई इस्तेमाल करना है। तो अगर आप कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल करोगे जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हो, तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपके जिस्म पर डेवलप होंगे और आपको बहुत सारे नए मसले पैदा हो जाएंगे। इसलिए आपने सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करना और ना गूगल से मेडिसिन लेना है। आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, उससे डायग्नोसिस करवाना है, और डायग्नोसिस के बाद अपने रिलेवेंट मेडिसिन जब वो आपको तजवीज़ करेगा तो आपने उसको इस्तेमाल करने, ठीक है। तो ये तो कुछ इक़दाम है जो आपने करने। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, इनमें हमारे पास टॉपिकल ऑप्शंस भी है, इनमें हमारे पास ओरल मेडिसिन भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स भी अवेलेबल है और एक प्रिवेंटिव मेजर भी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो टॉपिकल में है, टॉपिकल में हमारे पास जेल भी होते हैं, लोशंस भी होते हैं, ठीक है। तो आपने वो जेल्स या वो लोशन इस्तेमाल करने जिनमें हमारे पास इंग्रेडिएंट में या तो हाइड्रोक्विनोन अवेलेबल हो, या उनमें हमारे पास ट्रेटानाइन हो, या इसमें कोजिक एसिड हो, या एजिलिक एसिड हो, या उनमें हमारे पास कार्टिकोस्टेरॉइड हो, या उनमें विटामिन C हो। तो अगर किसी लोशन या किसी क्रीम के इंग्रेडिएंट में ये चीज़ें शामिल हो, तो वो मिलाजमा में रोल प्ले कर सकते हैं, मिलाजमा को ख़त्म कर सकते हैं। अगर उनमें ये ना हो तो फिर उनका मिलाजमा में कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आपने उनके ये वाले इंग्रेडिएंट्स, जिस भी चीज़ में ये इंग्रेडिएंट्स हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो ओरल ऑप्शन है, अगर किसी का टॉपिकल से ठीक ना हो रहा हो या किसी का ज़्यादा हो, तो फिर हम उसको ओरल पे भी डाल देते हैं। तो ओरल में जो हमारे पास ऑप्शन है, एक तो ट्रांएग्जामिक एसिड हम दे देते हैं। इसके अलावा जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, कुछ लोगों में हम वो भी दे देते हैं। अगरचे ये काज भी है इसकी, मतलब ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ये मिलाजमा काज भी कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों में ये मिलाजमा की ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं। लिहाजा ये आपके डॉक्टर जो होते हैं वो बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि किस बंदे को ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देना है और किसी को नहीं देना। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो है कुछ प्रोसीजर्स, कि हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स है जिनको करके हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, जिनमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि केमिकल पील्स होते हैं, केमिकल पील्स में ये करते हैं कि हम एक पेस्ट बना के केमिकल का लगा देते हैं चेहरे के ऊपर, ठीक है। जब चेहरे के ऊपर वो पेस्ट लग जाता है तो वो स्किन की सुपरफिशियल लेयर को अपने साथ वहाँ से हटा देता है, ठीक है। तो फिर नए लेयर बन जाते हैं जिनमें पिगमेंटेशन कंपेरेटिवली कम होती है, तो हम केमिकल पील्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम माइक्रोडर्माब्रेशन कहते हैं, ठीक है। माइक्रोडर्माब्रेशन ये होता है कि हम एक डिवाइस लेते हैं जिसको हम उस जगह पर रखते हैं जहाँ पर पिगमेंटेशन हुई है, और वो वाइब्रेशन करके वहाँ से ऊपर वाली लेयर को हटा देता है, ठीक है। जिस तरह केमिकल पील का काम है, इधर ये भी वही काम करते हैं, ऊपर वाली लेयर को हटा देता है, फिर उस जगह पर नई लेयर बन जाती है जो कंपेरेटिवली लेस पिगमेंटेड होते हैं, उसमें ये मिलाजमा कम होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोसीजर जिसको हम इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी यानी IPL थेरेपी कहते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि हम एक कंसनट्रेटेड और इंटेंस लाइट को इस जगह पर थ्रो कर देते हैं।
तो वो इस पिगमेंट को वहाँ पर ब्रेक डाउन उसकी कर लेता है और ये ख़त्म कर देता है, तो स्किन की कलर, उसका जो कलर होता है वो लाइट हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स है। इसके अलावा जो प्रोटेक्टिव मेजर, जो प्रिवेंटिव मेजर आपने करना है, वो है कि आपने सन एक्सपोजर कम से कम करना है, ठीक है? क्योंकि जब सन एक्सपोजर ज़्यादा होगी तो उस जगह पर मेलानोसाइट ज़्यादा एक्टिव होंगे और मेलानिन ज़्यादा बनेगी। इसके अलावा अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो आपने क्या करना है कि आपने सन ब्लॉक यानी सन स्क्रीन को इस्तेमाल करना है, और आपने वो वाले सन ब्लॉक इस्तेमाल करने हैं जिनका SPF 50 से ऊपर हो, 50 प्लस वाला हो, तो आपने उनको इस्तेमाल करना है, ठीक है? इसके अलावा आपने वाइड ब्रिम वाले हैट को इस्तेमाल करना है कि कम से कम लाइट आपके चेहरे पर पड़े, ठीक है? तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर और ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे जो जिन पर अमल करके आप मेलाज़मा को ख़त्म कर सकते हैं।